नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश चल रहा है और तीनों भागों को हमने अच्छे से समझा और पढ़ा है और कंप्लीट हमने पूरा कर लिया है लगभग। सिर्फ हमारे दर्रे बच रहे हैं इसमें और कुछ विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण। विशेषताओं की क्लियरली हमने बात की है, कोई मतलब छूटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई छूट गई है तो उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बची हुई है वो सिर्फ दर्रे बचे हुए हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना हर एक चीज़ को और मैप को अपने दिमाग में उतार लेना ऐसा वैसा जैसा मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। यहाँ पे हमको दर्रे दर्रे समझने से पहले हमको एक कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि अरावली वास्तव में स्थिति क्या थी पहले और अभी कैसी है। तभी हमें दर्रे समझ में आएंगे और ये अलग जो भाग बनाए ना, 3 भाग, वो समझ में आएंगे। और दर्रों का निर्माण हर भाग में अलग अलग कैसे हो रहा है। जैसे कि हिमालय के दर्रे अलग है, पश्चिमी घाट के दर्रे अलग मिल जाएंगे आपको। तो अलग अलग दर्रों का निर्माण कैसे हो रहा है, तो वो स्थिति आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक होती है नाल, एक होता है घाट और एक होता है दर्रा। ये तीनों चीज एक ही है, एक ही नाम कहा जाता है। एक ही नाम मतलब कि चाहे घाट कह दो, चाहे नाल कह दो, चाहे दर्रे कह दो, तीनों चीज एक ही है, सिर्फ उपनाम है इनके। राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, इसमें आपको पता है कि मरुस्थल ही मरुस्थल है, बस रेत ही रेत है। और फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बारिश मिल जाती है हमको हल्की फुल्की। तो क्या होता है कि जो रेत होती है ना, वो कहीं ना कहीं जमने लगती है। तो उस रेत के अंदर पत्थर भी जमते हैं और रेत भी। तो हमने क्या देखा था, इर्ग, हमदा और रेग, तीनों चीजें देखी थी हमने। तो आपको पता है तीनों चीजें क्या है, एक पथरीला मरुस्थल और रेत को मिश्रित मरुस्थल, एक सिर्फ रेतीला मरुस्थल और एक सिर्फ चट्टानी मरुस्थल पथरीला मरुस्थल। ये तीनों चीजें हमारे सामने है। तो क्या, मुझे ये चीज बताओ, आप थोड़ा सोच के बताना, क्या अरावली की जो स्थिति अभी है ना, ये राजस्थान में जब शुरुआत में बनी थी तब भी यही स्थिति थी क्या? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अरावली तो अवशिष्ट है ना अभी तो। पहले तो बहुत विशाल थी। विशाल थी तो उसका मतलब है कि अरावली की स्थिति कहीं ना कहीं इतनी तो थी। इतनी तो थी मतलब कि जो हाड़ौती का पठार है ना कहीं ये भी अरावली के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। अभी तो मैदानी भाग बीच में आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति थी पहले जब ये हाड़ौती का पठार भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि हमको कहा जाता है कि काफी विशाल थी, काफी ऊंचाई पे थी, लेकिन बाद में इसका कटाव हुआ, पानी के कारण हुआ, अपर्दन हुआ। ठीक है, जो भी चीजें हुई होगी, ज्वालामुखी निकला तो लावा बह के आगे बढ़ा, जो भी चीजें हुई हुई इस अरावली में, लेकिन उसने अरावली को कहीं ना कहीं छोटा कर दिया। छोटा तो किया, लेकिन 3 भागों में विभाजित कर दिया। क्या हमने सिर्फ आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांट दिया? क्या नहीं, ये भाग कंप्लीटली अलग है। क्यों? क्योंकि काफी ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग है। ये भाग काफी कंप्लीटली अलग है, मध्य भाग। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम ऊंचाई वाला भाग है। और ये भाग कंप्लीटली अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घाटियां मिलती है ना, उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी ज्यादा मतलब एक मंगरा मिला और दूसरा मंगरा, उसके बीच में काफी ज्यादा समतल मैदान है। वो समतल मैदान आसानी से रास्ते बना सकता है, खेत बना सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नदियां निकलती है जो लुप्त हो जाती है बाद में, तो कहीं ना कहीं वो नदियों का निर्माण भी वहाँ पे हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो कोई अवरोध पैदा नहीं करते वो मार्ग। अवरोध का मतलब है कि ऐसे रास्ते हैं वो, ठीक है, जहाँ पे कोई नए रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रास्ते हैं, दूर दूर चोटियां हैं, तो बीच में आसानी से रास्ते आ जा सकते हैं, तो नए रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। यही स्थिति अगर मध्य अरावली में हम देखेंगे तो चोटियों की ऊंचाई कम है लेकिन चोटियां बहुत है। यहाँ पे चोटियों की ऊंचाई ज्यादा है लेकिन चोटियां कम है। आपने देखा ना, सिक्कर में 1055 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी तो 934 मीटर ही है ना, 973 मीटर ही। तो ऊंचाई तो यहाँ पे ज्यादा है। तो एवरेज यहाँ पे ज्यादा क्यों बताया जाता है? 700 मीटर एवरेज यहाँ पे ज्यादा क्यों बताया जाता है, जबकि यहाँ पे 450 ही बताया जाता है? कारण क्या है? चोटियों की संख्या कम है, बस ध्यान रखना। वही ऊंचाई तो यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे काफी सारी चोटियां है, और काफी सारी चोटियां है और इनकी ऊंचाई ठीक ठाक, मतलब कि 900, 700, 800 ज्यादा मिल जाती है। इसके कारण अगर औसत निकालेंगे तो ज्यादा चोटियां होने के कारण औसत यहाँ ज्यादा निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ऊंचाई है। लेकिन दो चीजें यहाँ पे सामने आती है हमारे। यहाँ से मरुस्थल से जो रेत उड़ उड़ के जाती है ना, ये तो समतल मैदान हो गया यहाँ पे, गंगा का घग्गर का मैदान। यहाँ से जो उड़ के जाती है ना, तो ये जो चोटियां है ना इधर, इनमें भराव हो जाती है, मतलब भरने लगती है, और ये कहीं ना कहीं इस तरह घोल बन जाती है।
इस तरह का हमारे सामने हिस्सा निकल के आता है किस उत्तरी अरावली का। और निकल के आने के कारण क्या बोलते हैं, इसको टीले बोला जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े टीले मिलते हैं। चोटियां ना बोलकर टीला बोल देते हैं हम इनको। ऐसी स्थिति कहाँ पे मिलेगी आपको जहाँ पे चोटियां ना बोलकर टीला बोल दिया जाता है, तो कहाँ पे मिलेगी वो, उत्तरी अरावली में मिलेगी। यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे चोटियां ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो नुकीली है, ठीक है, एक तो नुकीली है, एक सघन है, मतलब कि पास पास में है। पास पास में तो रास्ते क्या होंगे, सकड़े रास्ते होंगे। अब जब बारिश तेज हो गई, पानी को निकलने गुजरने का रास्ता नहीं मिला, क्या करेगा, नए रास्ते बनाएगा वो। अब देखो काफी ज्यादा पानी भर जाए और अगर हल्की सी जमीन भी खिसकने लगे ना, तो फिर वो रास्ता बना लेगा। ये चीज आपने देखी होगी। बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, तो आप देखते हो ना, पेड़ पौधे उखाड़ उखाड़ के ले जाते हैं। पानी पानी की हवा उखाड़ देती है, टावर के टावर गिरा देती है, जब हवा तेज आती है तो वो तो पानी है फिर। तो स्थिति बन जाती है ऐसी, जब रास्ता नहीं मिलता है तो नए रास्ते बन जाते हैं। अब अगर मंगरा है, दोनों तरफ पानी भर चुका है, रास्ता नहीं मिल रहा है, और हल्की सी भी अगर उस मंगरे के अंदर दरार आ गई ना, पानी को हल्का सा अंदर घुसने का तो रास्ता मिल गया, तो फिर वहां से दर्रा निकल जाएगा एक, ठीक है। तो समझ गए ना, दरिया दर्रा क्या होता है, मतलब कि मंगरों को काट के निकला गया रास्ता। कहाँ पे बनेंगे वो, मध्य अरावली में ज्यादा बनेंगे, दक्षिण अरावली में ज्यादा बनेंगे। स्थिति बनेगी मध्य अरावली में, इस तरह की स्थिति है चोटियों की सघन स्थिति है, मतलब कि ज्यादा पास पास है। तो जो घाटियां हैं वो काफी नजदीक है, ठीक है। तो फिर वो घाटियों में जो पूरा तरह मतलब कि अवरोध बन जाता है, किसके लिए, पानी के लिए, हवा के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, फिर दर्रों का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ पे दर्रों का निर्माण हुआ है काफी ज्यादा। अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब रास्ते बन गए हैं ना, नए रास्ते बन गए हैं, तो अब नहीं होगा। तो पहले अवरोध था तब बन गए थे, यहाँ पे अवरोध है ही नहीं, रास्ते दर्रे बनेंगे ही नहीं। यहाँ पे और ज्यादा ऊंचाई पे है तो और ज्यादा दर्रे बनेंगे। तो ये दर्रों का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या है, उस चीजें हमने समझी है। मरुस्थल का क्या काम है यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि अरावली पहले इतनी फैली हुई थी। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है ना, वो भी कहीं ना कहीं अरावली का ही भाग था यहाँ पे। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है वो भी कहीं ना कहीं अरावली का भाग था। कारण क्या है, आपने देखा होगा गंगा के मैदान से जो नदियां निकलती है उनका पानी लुप्त नहीं होता है, वो सीधा बंगाली खाड़ी में जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पे जो नदियां वो लुप्त क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी की परत है ना, उनके नीचे जो चट्टानी क्षेत्र है ना, उन चट्टानी क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां शिवालिक में आके हमें दिखने लगती है। शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिण हिमालय है, उसमें आके हमें हमें दिखने लगती है। बाकी वो नदियां तो मध्य हिमालय से आ रही है ना, तो वहां पे पानी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि चट्टानों के अंदर से होकर पानी निकल रहा है। यही क्षेत्र, ये पानी जो अंदर है ना राजस्थान के, ये कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा होगा। हो सकता है अरब सागर में जाके निकले, हो सकता है बंगाली खाड़ी में जाके निकले, हो सकता है कि वो जमीन के अंदर कहीं इकट्ठा हो रहा हो। तो वो सारी चीजें, अभी जैसलमेर में अचानक से निकल के आ गया, निकल के आ गया पानी, निकल के आ गया था ना। तो इस तरह की चीजें। दर्रों का निर्माण कैसे हुआ है, मध्य अरावली में किस प्रकार की ऊंचाइयां है, और दक्षिणी अरावली में किस प्रकार सबसे ज्यादा ऊंचाई मिलती है, ये चीज हमारे सामने है। अब अगर मैं दर्रे लिखाऊंगा तो क्लास काफी ज्यादा हो जाएगी। तो कोई सी भी गाइड लेना आप, उन उस गाइड में हर एक दर्रे की स्थिति देखना कि दर्रा क्या कह रहा है, रास्ता है, कोई नदी है, या सिर्फ एक मार्ग है। मतलब कि मार्ग का मतलब कि बंद हो चुका है। तो जैसे कि बरदर्रा आएगा आपके सामने, तो अजमेर में स्थिति है उसकी, ब्यावर में स्थिति है, और पाली, तीनों को जोड़ रहा है। तो इस तरह आप बना देना उसको, ठीक है। यहाँ पे तोरावाटी क्षेत्र है, कांदली नदी निकलती है दो पहाड़ियों के बीच में, तो यहाँ पे दर्रे तो मिलेंगे नहीं, तो आपको पहाड़ियाँ बनानी है। तो झुंझुनू से किसी भी स्थान को उठाना, झुंझुनू से सीकर से झुंझुनू बना देना, उसके बीच में एक नदी बना देना, कांदली नदी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें अगर खुद प्रयास करोगे आप, तो ये चीजें भूलोगे नहीं। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से उठेगा, इन चोटियों से उठेगा, इनका क्रम पूछ लिया जाएगा, पहाड़ियाँ पूछ ली जाएगी, पहाड़ियों से संबंधित नदियाँ पूछ ली जाएगी। ये चीजें ये कर लेना। अगर फिर भी कुछ डाउट लगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आए, तो मैं एक कहानी तैयार कर रहा हूँ इन सभी दर्रों को लेकर और इन चोटियों को लेकर, यहाँ से लगाकर दक्षिण तक। छोटी कहानी है, अच्छी कहानी है। एक क्लास में वो पूरी सुना दूंगा आपको, सिर्फ वो 1-2 मिनट में वो कहानी 3-4 बार पढ़ोगे, कहानी याद हुई, सारी चीजें कंप्लीटली आपको याद हो जाएगी। क्योंकि इसमें ऊंचाई तो याद करनी नहीं है हमको तो बस जिला कौन सा है वो याद करना है, और पहाड़ी कौन सी है, दर्रा कौन सा है, और नदी कौन सी है, याद करनी है। तो वो कहानी के रूप में मैं आपको सुना दूंगा, जल्दी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे जरा कंप्लीट अरावली प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ विशेषताएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं, वो देशांतीय रेखाएं, वो मध्य अरावली, सॉरी, मैदानी भाग पढ़ने के बाद, पठारी प्रदेश पढ़ने के बाद हम फिर एक बार राजस्थान को वापस पढ़ेंगे, उसमें अक्षांशीय देशांतीय रेखाएं हम देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कैसी लगी अरावली जो हमने पढ़ा, कमेंट में ज़रूर बताना एक बार आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।